नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी के संगठन की बैठक संपन्न। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा। उम्मीदवारों ने पेश की अपनी अपनी दावेदारी। कोंडागांव में शिशु संरक्षण माह का जिला स्तरीय उद्घाटन। 21 फरवरी तक चलेगा शिशु संरक्षण माह। बच्चों में होने वाले रोग को दूर करना कार्यक्रम का उद्देश्य। कोंडागांव में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न। 96,136 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 40,841 अभ्यर्थी हुए शामिल और 55,295 रहे अनुपस्थित। मागड़ी के क्षेत्र ग्राम श्यामपुर में धूमधाम से मनाया रामची का स्थापना दिवस। गाजीबाजी के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। क्षेत्र की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। और रायपुर में नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। केंद्र में भर्ती उपचाराधीन से की मुलाकात। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने 13 महीने की विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार का बखान किया और भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सरकार के किए गए कामों को बताया। भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार और बीजेपी के 13 महीने की सरकारों के काम का उल्लेख किया और विष्णुदेव साय के सुशासन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नया सूरज उदय हो चुका है। लगातार नई नई योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वहीं भूपेश बघेल की सरकार बाहर जाकर इन्वेस्ट करती थी और छत्तीसगढ़ को डुबाने का काम करती थी। भावनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सा त्योहार है, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न है। जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अगर कुछ मैं आपको वास्तविक घटनाएं और उदाहरण बताना चाहूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था। धान के लिए खरीदी के लिए बारदाने नहीं मिलते थे। किसान भाइयों को 4 किस्तों में पैसे देने पड़ते थे। लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा जा रहा था। और जैसे ही यह दिवाली हुई 23 की और कमल में मां लक्ष्मी बैठकर आई, ऐसा लगता है विष्णुदेव साय की सरकार आई, किसानों को धान के लिए बारदाने की कमी नहीं हुई। वो कहते थे केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही है, लगातार आरोप लगाते थे, पर काम कोई करता ही नहीं था। भूपेश बघेल की सरकार में सब हिसाब लगाते थे कि माल कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन सी योजनाएं बताएं। किसान, युवाओं, महतारी पर किसी का ध्यान नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आई, अब बारदाना तो पहले ही उपलब्ध है। एक किस्त में पैसा जा रहा है। जो प्रोत्साहन राशि है फरवरी में दी जाने वाली है। लगातार धान खरीदी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैसे हो गया? अरे जहां धन की कमी थी, पैसा नहीं था, पैसा आ गया। लगातार विकास के काम चल रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये सब अगर संभव हो सका तो माननीय विष्णुदेव साय की सरकार की आर्थिक नीति और सेवा भाव, अंतिम व्यक्ति तक सेवा भाव कैसे पहुंचे और बिना धन के कुछ संभव नहीं था। पूरे प्रदेश में नगरीय प्रत्याशियों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी में महापौर पद के लिए प्रबल दावेदार रामकली यादव ने महापौर पद के लिए नामांकन ले लिया है। अब ये अन्य अपेक्षित प्रत्याशियों के लिए और पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद तो मैं करूंगी ही, क्योंकि मैं कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हूं और उम्मीद से भारी हूं। बाकी हमारी पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी मैं उनके साथ दूंगी और समर्थन करूंगी। हर किसी को तो हम खुश कर नहीं सकते, समय ऐसा ही है ना। तो अगर मैं महापौर बनती हूँ तो सबसे पहले मैं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दूंगी। उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराऊंगी और जो महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनके उद्धार के लिए काम करूंगी और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मैं ज्यादा प्रयासरत रहूंगी। और दूसरी बात है कि शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि मूलभूत सुविधाएं तो सभी करते हैं, पर मेरा एक विजन रहेगा कि शहर में जो पार्किंग व्यवस्था है उनको सुधारूंगी, स्मार्ट सिटी बनाऊंगी
और ग्रीन सिटी का जो सपना हमारी जनता ने देखा है, हमारे दुर्ग की जनता ने, उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। दुर्ग नगर निगम चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता लेकर दुर्ग नगर निगम चुनाव के लिए प्रथम सूची प्रत्याशियों की घोषित की है। प्रेस वार्ता लेकर आम आदमी पार्टी ने 15 प्रत्याशियों को दुर्ग नगर निगम से इस बार पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करा है। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के राज्य संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संयुक्त सचिव देवेंद्र सिंह भाटिया, लोकसभा अध्यक्ष दुर्गा गीतेश्वरी बघेल, लोकसभा महासचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिला दुर्ग शहर अध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनको आत्मनिर्भर बनाना है, हमको इस मुद्दे पर कार्य करना है, हम इसके लिए अपनी पहल रख चुके हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं को क्या है, हर चीज पर अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करना होता है, इसलिए जो सहायता अनुदान जो है, ये घोषणा जो थी आम आदमी पार्टी की थी, जो विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने लागू किया था। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की घोषणा थी कि प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए का राशि दिया जाएगा। उसका कॉपी पेस्ट बीजेपी सरकार ने किया है। उसमें भी उन्होंने जमीन स्तर पर उसको लागू भी नहीं किया। जैसे बस्तर पर जो सन्नी लियोन वाला मैटर आप लोगों ने देखा था, वहां पर फर्जी दस्तावेज बना करके महिलाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार वहां पर भी दिख रहा है। महिलाओं को आड़ रख करके उन लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा, साथ ही मुझे वार्ड क्रमांक 42 से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के आदेश और निर्देश पे मैं वार्ड की जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। मेरे जीवन में वार्ड की जनता ही प्रमुख रहेगी और वार्ड में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जनगणना के कारण राशन कार्ड नहीं बन पाना, बीपीएल कार्ड नहीं बन पाना, श्रमिक कार्ड नहीं बन पाना, इस टाइप की जो छात्रवृत्ति की योजनाएं और शासन की योजनाएं बहुत बड़ी मात्रा में, महतारी वंदन योजना का लाभ लेने से बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वंचित हो गई है, जिसे हम इस पार्टी के माध्यम से जीत के आने के बाद सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़के उन योजनाओं का लाभ जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि शासन में है और उनसे लड़के उन माताओं बहनों को हम उन तमाम लाभों का लाभ दिलाना चाहेंगे, योजनाओं का जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है और जिससे वो बचना चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार के अड़ंगे डाल के उन माताओं बहनों को शासकीय योजनाओं का जो लाभ है उनसे वो वंचित करते हैं। ऐसे सभी कामों को हम करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम साथी जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में अभी उनको घोषित किया गया है, वो सभी लोग एक अच्छी योजना बनाकर, और हमारी योजना के ऊपर लोगों का विश्वास है। लोगों ने दिल्ली को भी देखा है, पंजाब को भी देखा है, और हम लोग आम जनता के दुख तकलीफ को लेते हुए हम दुर्ग नगर निगम में अपना परचम फहराएंगे और बड़ी संख्या में हमारे साथी जीत के आएंगे। कि आम आदमी पार्टी ने त्रिस्तरीय चुनाव को गंभीरता से देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की कई जिलों में सूची जारी की है कल। तो उसी संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई थी कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र से हमारे अभी तक 14 प्रत्याशियों की आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। तो इसी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। कितनी सीटों पर लड़ रही है? देखिए, लगभग प्रयास है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े और काफी सारे आवेदन अभी पेंडिंग है, सभी पे विचार चल रहा है और जल्द ही बाकी प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उनका नाम बता दीजिए और कौन-कौन से वार्ड से? देखिए, इसकी ये कांग्रेस और भाजपा की गलतफहमी है। उनके मन में ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा चलती है। इस बार आम आदमी पार्टी को जनता स्वयं ही स्वीकार कर रही है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को स्वयं ही सपोर्ट कर रही है कि आप आइए चुनाव लड़िए, हम आपके सपोर्ट करेंगे। और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली दिल्ली में जिस तरह से चल रही है उसको छत्तीसगढ़ में भी लोग देखना चाहते हैं। इसलिए प्रत्याशी काफी मजबूती से और बहुत ही ऊर्जा से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार नगर निगम दुर्ग में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की एंट्री जरूर। राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज परेड को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है, जिसमें आज फाइनल रिहर्सल हुई। गणतंत्र दिवस में होने वाली परेड को लेकर यहां पर हर रोज प्रैक्टिस की जा रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहां पर परेड करेंगे।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शहर में कई आयोजन होंगे। मुख्य समारोह दशहरा मैदान में होगा, जहां झंडा वंदन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आज कार्यक्रम की मिनट टू मिनट फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। इस दौरान डमी अतिथि बने एसडीएम एलएन गर्ग ने झंडा वंदन कर परेड का निरीक्षण किया है। वहीं परेड द्वारा राष्ट्रपति की जय के नारे लगाकर हवा में 3 राउंड फायर किए गए। रिहर्सल के दौरान परेड ने मंच के सामने से गुजरते हुए अतिथि को सलामी दी। 26 जनवरी क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और उज्जैन पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर का एक शहर उभरता हुआ शहर, इसमें हम लोग लगातार सुरक्षित, अनुशासित और आश्वस्त पुलिसिंग के मद्देनजर एक व्यापक और बेहतर रूप में पुलिस का प्रेजेंस रहे, सुरक्षा का आश्वासन रहे। और परेड का जो अनुशासन है उसकी तैयारी लगातार पिछले 1 माह से इंदौर पुलिस उज्जैन पुलिस बल कर रहा है। आज हमारी फाइनल रिहर्सल थी। इसमें विभिन्न यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्लाटून, वॉलंटियर्स और ट्रैफिक मित्र को भी शामिल इस बार किया जा रहा है। पहली बार तमाम तरह के आयोजन का फाइनल रिहर्सल जिलाधीश महोदय द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को देखा गया है। तो हमारी कुल थीम इस बार की ये रहेगी कि इसमें सुरक्षित, अनुशासित और आश्वस्त पुलिसिंग का मैसेज इसके माध्यम से जनता तक पहुंचे। कोंडागांव स्थित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामपुर में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं के अधिकारों और उनके स्वास्थ्य के महत्व को बताया है। कार्यक्रम में बच्चों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन, निबंध लेखन और कविता प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर चर्चा की गई। इसके अलावा बालिकाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, समस्याएं और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी गई। मुंबई में हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कौंसल जनरल और रशिया कौंसल जनरल से मुलाकात की है। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य में अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक छत्तीसगढ़ ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। ये प्रस्ताव हाल ही में रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट समिट के दौरान प्राप्त हुए। छत्तीसवीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत सारथी सम्मान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विकासनगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने उत्कृष्ट कार्य के लिए वाहन चालकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में ऐसे वाहन चालकों का सम्मान हुआ जिनका व्यवहार व आचरण उत्तम हो, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान न हुआ हो, जिनसे सड़क दुर्घटना ना हुई हो, वाहन चलाते समय नशा ना करते हो, वाहनों का बेहतर रखरखाव करते हो और सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद की हो और यातायात नियमों की बेहतर जानकारी हो। तो 36वीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सारथी सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को विकासनगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने भी शिरकत की है और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वाहन चालकों को सम्मानित भी यहां पर किया गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई है। कार्यक्रम में ऐसे वाहन चालकों का सम्मान हुआ जिनका व्यवहार व आचरण उत्तम हो, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान न हुआ हो, जिनसे सड़क दुर्घटना ना हुई हो, वाहन चलाते समय वो किस तरह के ड्रिंक एंड ड्राइव केस में ना पाए गए हो, वाहनों का बेहतर रखरखाव करते हो और सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करते हो। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर दौलतराम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर अमन कुमार झा के मार्गदर्शन में थाना आजाद चौक विवेचना कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण विवेचना में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जो जुडिशियल रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध है। प्रकरण विवेचना में अन्य संलिप्त आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही है। 23 जनवरी को फरार आरोपी मेहंदी रजा के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
पुलिस कार्यालय में 7 सहायक उपनिरीक्षकों के उपनिरीक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक उपनिरीक्षक जौहन सिंह, तुलसीराम, हलाल राम बघेल, अनिल साहू, आदूराम साहू, लखनलाल साहू और मेंजस लकड़ा उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय लाल उम्मेद सिंह द्वारा एक और दूसरी ओर सभी सहायक उपनिरीक्षकों के धर्मपत्नी एवं बच्चों को उपस्थिति में कंधे पर स्टार लगाकर उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मार्गदर्शन में थाना आरंग द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटनास्थल आरंग नेशनल हाईवे पंधी मोड़ के पास से स्कूटी में अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी नरेश सानी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में थाना आरंग द्वारा 23 जनवरी को मुखबिर सूचना पर घटनास्थल ग्राम चपरीद राजा ढाबा के पास से आरोपी हितेश कुमार पटेल को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने के लिए योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार 23 जनवरी को रेंज साइबर थाना, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और रायपुर के विभिन्न थानों के लगभग 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की अलग अलग 20 से अधिक टीमें बनाकर आरोपी की पतासाजी करते हुए गिरफ्तार करने के साथ ही म्यूल बैंक अकाउंट दूसरे के नाम से होना पाए जाने पर पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर एजेंटों सहित कुल 62 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। थाना आरंग द्वारा 24 जनवरी को गुप्त सूचना पर घटनास्थल आरंग युवराज पेट्रोल पंप के पास से आरोपी योगेंद्र निर्मलकर को अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए रखे कुल 50 पौवा देशी शराब जब्त किए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कराई की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में विकास खंड माकड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस समर्थित सरपंच पद के उम्मीदवार, जनपद सदस्य उम्मीदवार, जिला सदस्य उम्मीदवार ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य के अनेक नामों का आवेदन आया, जिसमें मंडल अध्यक्ष द्वारा 2-2 नाम उम्मीदवार पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी को दिए जाएंगे। वहीं इस दौरान बैठक में चुनाव के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिले में शिशु संरक्षण माह 21 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि शिशु संरक्षण माह का जिला स्तरीय उद्घाटन 21 जनवरी को विकासखंड माकड़ी में जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और ग्रामीणों की उपस्थिति में हुआ। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में होने वाले आंख से संबंधित रोग, मोतियाबिंद, रंतौंधी, बिटॉट स्पॉट और खून की कमी को दूर करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट और मनोन्याय के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कोंडागांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप की उपस्थिति और 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित यहां पर की गई है। उक्त कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने मां सरस्वती के छायाचित्र और दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप, कोंडागांव प्रधान कुटुंब न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद और अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार चुर्री ने बताया कि बच्चों के बाल अधिकार जो शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता
के आधार पर बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों और अन्य कमजोर समूहों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान की जा रही है और किसी भी बच्चों को मुकदमा दायर करने या बचाव के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा रही है। राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। बता दें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहां पर परेड करेंगे। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के जवान भी रायपुर में परेड करते दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही हॉर्स राइडिंग के करतब आकर्षण का केंद्र इस बार होंगे। बरेली के रामलीला मैदान में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह पटेल ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि भवन के लोकार्पण से समाज को एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां एकता और सहयोग की भावना को और प्रगाढ़ किया जा सके। ये भवन न केवल धार्मिक आयोजनों के केंद्र बनेगा बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी एक आदर्श स्थान सिद्ध होगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत चौधरी, समिति अध्यक्ष मनमोहन शर्मा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओंडेर गांव में जमीनी विवाद के चलते परिवार के चचेरे भाइयों ने रात के अंधेरे में जानलेवा हमला कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि खेत के बाड़े पर सो रहे एक युवक पर चचेरे 3 भाइयों ने तलवार से हमला कर दिया। आत्मरक्षा में शैलेंद्र ने अपने हाथ आगे किए जिससे उसका एक हाथ की 2 और दूसरे हाथ की 1 उंगली कट गई। हमलावरों ने उसकी गर्दन और हाथों पर भी वार किए हैं जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन कटी हुई उंगलियों को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां घायल शैलेंद्र का इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रात 12 बजे तलवार से मारा। किस किसने मारे? राघवेंद्र, कल्लू, विजय, रोहित। जो कौन है आपके? बड़े ताऊ के लड़का। और आप कहाँ थे उस टाइम? हम बाड़े में खेरे में सो रहे थे रोड पे। घर से कितने दूर? घर से लगभग आधे किलोमीटर। हाँ। और रोड पे बाड़ा था। हाँ। और थोड़े अंदर गांव में मकान है। कौन कौन सो रहे थे? दादाजी और हम दोनों। हाँ, तो इन लोगों से कोई विवाद चल रहा है क्या आपको? ऐसा विवाद कुछ नहीं था। वो तो जमीन वमीन का था पहले, महीने 2 महीने पहले। तो वो हमारी हमने करवा ली थी, उनकी उनको कर दी थी। और इसके बाद में वो एक दिन घर पे आए थे, दादाजी को लट्ठ मट्ठ ले गए। कितने दिन पहले? 1-1.5 महीने पहले। तो उनको ही धमकी दी थी। दादाजी ने तुम्हारे नाम जमीन करवा दी क्या? जी। कितनी? 6-7 बीघे। 6-7 बीघों ने दी थी, सो उनको कर दी। और तो ये आप हमला कैसे किया है? तलवार से बस। कहाँ कहाँ चोटें आई? दोनों हाथ काट दी। दोनों। और मुंह में लगी है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी है। जनभावनाओं को जानना और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक एक वादे का हिसाब जनता को हमने पिछले चुनाव में दे दिया है। पीएम ने भी इसे लेकर तारीफ की है। पहले सरकार जिन्होंने तुरंत वादे पूरे किए हैं। सरकार का जनता पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रिस्पांस हमेशा अच्छा मिल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं का ध्यान में रखकर उनके बीच जाएंगे। सारी बातों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किए जाएंगे। साथ ही अमर अग्रवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में नगरीय निकाय क्षेत्र की दुर्दशा जो हुई है, सारी चीजों पर विचार विमर्श किया जाएगा और 26,000 लोगों को पार्टिसिपेट इसमें रहेगा। जन भावनाओं को समझने में हमें मदद मिली है। तो बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई अहम जानकारियां उन्होंने यहां पर साझा की। इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। जनभावनाओं और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी। एक एक वादे का हिसाब जनता को पिछले चुनाव में सरकार ने दिया है।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।